तो ऐसा कभी किसी ने प्यार से अपना हाथ नहीं बढ़ाया मेरी तरफ, या किसी ने सर पे कभी हाथ नहीं रखा कि बेटा वी आर देयर विद यू एंड अदर थिंग्स। तो वो चीज़ जो थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लाइफ इज हार्ड बट पीपल लाइक यू। 2 साल लग के प्रिपरेशन किया, पूरा हील्स वील्स में 7 इंचेस की हील्स पे वॉक करना और बाकी सब। तो दे सेड कि योर हाइट इज़ 2 mm लेस देन 5'5", व्हाट वी रिक्वायर फॉर द ऑडिशन। बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन होने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या ही करूँ मैं ज़िंदगी में। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की जो मैं बात करूँ, ये शुरू से ही था, क्योंकि माई फादर वॉज इन ग्रुप डी, तो उनकी इतनी सैलरी नहीं होती थी कि वो हमें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ। शर्मा जी थारी लगाए लागे तुम्हारी जैसी, पर मैं थारी लगाए नासू। मेरा नाम कुमारी कुसुम सांगवानी से, यू मेरी सहेली से पिंकी। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज में पढ़ू। स्पोर्ट कोटे से एडमिशन लिया, नेशनल लेवल के एथलीट हूँ। जिला जज्जर 124507 और फोन नंबर में 2 कोना। तो भाई आज आप सोच रहे होंगे कि हम यूपीएससी की बात तो बहुत दिनों से कर रहे हैं, लेकिन आज हम ये क्लासरूम टाइप सेटअप में क्यों बैठे हैं और जो मोहतरमा है वो कौन है यहाँ पर। तो आपको सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा दूं, ये है तस्कीन खान। बहुत बहुत स्वागत है तस्कीन आपका न्यूज़ तक पर। दरअसल तस्कीन जो है वो मॉडल एक्टिंग के करियर से आगे बढ़ती हुई यूपीएससी का उन्होंने एग्जाम दे दिया। और ये मैं इसलिए कंपैरिजन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार लोगों को ये लगता है कि एक जो मॉडलिंग या एक्टिंग करियर से जो आर्टिस्टिक फील्ड से आता है वो अचानक से यूपीएससी में कहाँ से आ गया, ये कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई इसकी? जो एक्टिंग और मॉडलिंग है उसकी शुरुआत हुई थी मेरे कॉलेज टाइम से। तो कॉलेज में मैं काफ़ी सारे स्ट्रीट प्लेज वगैरह करती थी और साथ में थिएटर भी मैंने ज्वाइन किया था। तो उस समय थोड़ा सा रुझान था कि हाँ, कहीं ना कहीं एक्टिंग करनी है, और पैशन भी था उसका बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन से ही मेरी मम्मी जब भी हम लोग रोते थे या कुछ भी करते थे तो बड़ी एक्टिंग वैक्टिंग करके वो दिखाती थी हमको, और हम लोग फिर खुश हो जाया करते थे। तो वो इंटरेस्ट हमेशा से रहा। और सोशल थीम्स पे जनरली हमारे स्ट्रीट प्लेज हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे स्टेज शोज़ वगैरह होने लगे और मॉडलिंग की तरफ काफ़ी सारे पैजेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया। और फिर लगा कि शायद मिस इंडिया के लिए प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए, इट विल बी अ गुड प्लेटफॉर्म। और उसी समय इंडियन जो हमारी भारतीय लड़की थी वो मिस वर्ल्ड भी बनी थी, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी था अंदर से। तो 2 साल लग के प्रिपरेशन किया, पूरा हील्स वील्स में 7 इंचेस की हील्स पे वॉक करना और बाकी सब। पर जब ऑडिशन का डेट आया तो ये पता चला कि पहले आपका हाइट मेजरमेंट होता है। तो मैं और मेरी दोस्त थी, हम लोग गए वहाँ पे, तो शी वाज वी बोथ वर 5'5" के अराउंड। तो हमें लगा कि मिस उत्तराखंड हो गया था तो ये भी हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे भी हाइट मेजरमेंट होता है। बट पहले राउंड में ही जब हाइट मेजरमेंट हो रहा था तो दे सेड कि योर हाइट इज़ 2 mm लेस देन 5'5", व्हाट वी रिक्वायर फॉर द ऑडिशन। तो फिर उन्होंने बोला कि आप तो आपका ऑडिशन नहीं हो सकता। तो आई रिक्वेस्टेड देम, सर हम लोगों ने बहुत प्रिपेयर किया है, वी हैव प्रिपेयर्ड आवर आंसर्स, वी हैव प्रिपेयर्ड ऑन अ वॉक एंड अदर थिंग्स। बट दे वर लाइक नहीं नहीं मैम, ये तो हम लोगों का क्राइटेरिया है एंड वी कैन नॉट टेक योर ऑडिशन। तो फिर बहुत ज़्यादा आई वॉज डिसहार्टेंड एंड आई वॉज लाइक कि 2 साल की प्रिपरेशन जो इतनी मेहनत से मैंने की थी वो सब अब चली गई मिट्टी में। ये कौन से साल की बात है? ये है 2018 की बात। और फिर बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन होने के बाद मैंने सोचा कि अब क्या ही करूँ मैं ज़िंदगी में। साथ में उस समय हमारे कुछ थिएटर्स वगैरह भी चल रहे थे, तो आई परफॉर्म फॉर नेशनल थिएटर एंड ऑल, बट वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा था क्योंकि इंटरेस्ट कहीं और ही था, और तभी इतना बड़ा ट्रॉमा भी आया था। फिर ये हुआ कि मेरे पापा का रिटायरमेंट हो गया इन 2018, और हम लोगों को फिर देहरादून से मेरठ शिफ्ट होना पड़ा। और हम लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, और रिटायरमेंट होने के बाद पेंशन भी काफ़ी कम आती थी, तो इससे हम लोगों का गुजारा भी नहीं हो पाता था। तो तुरंत मैंने सोचा कि किसी गवर्नमेंट जॉब को ले लेती हूँ, बट गवर्नमेंट जॉब को लेना इज़ अनदर अ बिग टास्क। तो आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब्स, एनसीईआरटीज़ वगैरह पढ़ना शुरू किया। किस तरह की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपने सोचा कि अब सरकारी नौकरी देखनी पड़ेगी? यही था कि कोई भी निकल जाए, एसएससी निकल जाए, सीडीएस निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, सीएपीएफ निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, यही पूरा दिमाग में था कि कोई भी नौकरी बस मिल जाए और घर वालों का सहारा मैं बन जाऊं। लेकिन फिर हुआ ये कि आई वॉज टॉकिंग टू सम पर्सन ऑन इंस्टाग्राम एंड ही वॉज एन ऑफिसर। तो ही टोल्ड मी व्हेन आई सॉ हिज इंस्टाग्राम अकाउंट, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा लगा कि दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नाइस। एंड मैंने अपने पापा को बताई ये चीज़ कि ये चीज़ है वो मैं करना चाह रही हूँ। तो पापा ने बोला कि हाउ विल यू डू इट। तो फिर मुझे कहीं से पता चला कि माइनॉरिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स वगैरह जो है वो सपोर्ट कर देते हैं थोड़ा बहुत।
तो वहीं से फिर मुझे पता चला कि हज कमेटी जो है वो हर साल एग्ज़ाम लेती है एंट्रेंस, तो अगर आप वो क्वालिफाई कर लो तो आपको वहाँ पे रहने के लिए फ्री जगह मिलेगी और आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छी वहाँ से मिलेगी। तो फिर वहाँ से मेरी यूपीएससी की जर्नी स्टार्ट हुई 2019 से। लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइंड में इसलिए जाऊंगी क्योंकि लोगों को ये भी बताना ज़रूरी है, वो जो यूपीएससी वाला है वो थोड़ा सा अच्छे से बताइए कि कैसे किसी इंस्टाग्राम फॉलोअर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, क्या आपने देखा, क्या नोटिस किया जो आपको लगा कि दिस कैन बी अ थिंग फॉर मी? मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से ही बहुत ज़्यादा डाइवर्स फील्ड्स में था। तो मैं बहुत एनएसएस और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स में मैं थी। तो वहाँ पे मैंने अपनी कंट्री को भी 2 इंटरनेशनल कैंप्स में रिप्रेजेंट किया। तो वहाँ पे हम लोग बहुत सारी डाइवर्स एक्टिविटीज़ करते थे। तो वहाँ पे हमारी विलेज विजिट्स भी होती थी, एनजीओ विजिट्स भी होती थी। सो उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें थी, डिबेटिंग एंड ऑल। सो आई वॉज इंटरेस्टेड इन सो मैनी फील्ड्स। तो जब मैंने उनका प्रोफाइल देखा तो मुझे लगा आई गेस वो तब अपना शायद लबासना में ट्रेनिंग कर रहे थे। तो उनकी पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स थी वहाँ पे। तो व्हेन आई सर्च फॉर इट एंड व्हेन आई सर्च फॉर लबासना एंड अदर थिंग्स, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा कि दिस इज समथिंग। लबासना इज अ ड्रीम। यस, इट इज़ एक्चुअली। तो वहीं से इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि अगर आप इस जगह पहुँच जाते तो यूल गेट टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ। एंड उसके अलावा कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन ज़रूर था, क्योंकि जब मैं स्ट्रीट प्लेस वगैरह किया करती थी तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि हम लोग स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं, सोशल थीम पे कर रहे हैं, पर लोग उसे एज ए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ले रहे हैं। पीपल आर नॉट गेटिंग व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक देम अवेयर उससे। तो वहाँ से वो जो सोशल स्पिरिट थी कहीं ना कहीं वो जाग गई और लगा कि इस फील्ड में अगर हम जाते हैं तो वी कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर द पीपल, वी कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर आवर फैमिली, वी कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ एंड फॉर आवर सेल्फ ऑल्सो वी कैन डू अ लॉट ऑफ स्टफ। तो वहीं से फिर उसका मोटिवेशन आया मुझे। लेकिन वो जिन्होंने आपको मोटिवेट कर दिया, तो उन्हें पता है कि वो किसी का इंस्पिरेशन बन गए थे? अब ये तो मुझे नहीं पता, बट मैंने सर को ये बोला था कि सर आई विल ट्राई फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज। और क्योंकि मैं बिल्कुल ही डाइवर्स फील्ड से आ रही थी तो मुझे कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा था कि बहुत समय तो लगने वाला है। तो मुझे याद है कि जिस दिन रिजल्ट आया और मैंने एक फेसबुक पोस्ट डाला था तो सर का मैसेज मेरे पास आया था। तो मैंने सर को ये बोला था कि सर इट ऑल स्टार्टेड बिकॉज ऑफ यू। तो ये मुझे याद है। अच्छा, वैसे सुना है कि आर्ट, मतलब आप जुड़ी हुई हैं थिएटर से, फिल्मों से, थिएटर, मोस्टली थिएटर, तो कुछ कैरेक्टर्स भी होंगे आपके अंदर? जी बिल्कुल, बहुत सारे कंगना है कैरेक्टर्स आपके अंदर, है ना? ऐसा नहीं है कि कंगना है मेरे अंदर। वो बस ये हुआ कि थोड़ी बहुत मिमिक्री जो थी मैं उनकी कर लेती थी, तो इस वजह से फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हर जगह जहाँ भी जाते थे कि वो मिमिक्री करो, वो मिमिक्री करो। तो फिर हम भी दैट यही वाज कहना ऑल। चाह रहे हैं। ओह माय गॉड, नो दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल। बट वही है उनका मतलब इस पूरी प्रिपरेशन के दौरान आई गेस सिर्फ एक ही डायलॉग है जो मुझे थोड़ा याद रहता है उनका। उसके अलावा मुझे उनका कोई डायलॉग कुछ याद नहीं है, क्योंकि काफ़ी अरसे से फिल्म्स भी नहीं देखी। आई गेस लास्ट मूवी उनकी यही थी, तनु इट्स मनु रिटर्न्स, जो मैंने देखी थी। तो उसी फिल्म का एक डायलॉग है जो उन्होंने रोल कुसुम सांगवान आई गेस उसका निभाया है। शर्मा जी थारी लगाए लागे तुम्हारी जैसी, पर मैं थारी लगाए नासू। मेरा नाम कुमारी कुसुम सांगवान से, यूँ मेरी सहेली से पिंकी। हम दिल्ली यूनिवर्सिटी रामजस कॉलेज में पढ़सू। स्पोर्ट कोटे से एडमिशन लिया, नेशनल लेवल के एथलीट्स, जिला जज्जर 124507 और फोन नंबर में 2 कोना। सो दिस इज ऑल व्हाट आई कैन रिमेंबर। बट और भी कैरेक्टर्स हैं जो अंदर से आते हैं, या कंगना हो गई, या कोई और भी फिल्मी कैरेक्टर हो गया, या कोई आपने कैरेक्टर बनाया हो? बहुत सारे कैरेक्टर्स हमने प्ले किए थे। फॉर एग्जांपल जो नेशनल थिएटर में मैंने प्ले किया था दैट वाज लेडी मिल्ड्रेड, जो कि हार्वर्ड फास्ट का एक प्ले है, 30 पीसेस ऑफ सिल्वर वो। और बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो टाइम टू टाइम हम लोग डेवलप करते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं। फेवरेट जो दिल के थोड़ा पास है आपके? एक आई प्लेड अ कैरेक्टर वेरी लॉन्ग अगो, जो कि मेरा सबसे पहला कैरेक्टर था ऑन थिएटर, एंड दैट वाज ऑफ रामकली। वो हम लोगों ने एक प्ले किया था विच हंटिंग पे। तो उसमें कुछ ऐसा था कि बिकॉज ऑफ सम इंसिडेंट एक वुमेन को दे पुट ऑल द जो भी बर्डन होता है वो उस पर डाल देते हैं और लास्ट में उसको दे बर्न हर। तो दैट वाज अ प्ले विच इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बट आई डोंट थिंक आई रिमेंबर एनी डायलॉग ऑफ इट राइट नाउ। ओके, अब वापस आ जाते हैं यूपीएससी पे। आपने बताया मोटिवेशन कहाँ से शुरू हुई, और तो वो जर्नी जो है यूपीएससी की वो कहाँ से शुरू हुई? फिर आपको आप दिल्ली आई, मेरठ की आप रहने वाली हैं? जी जी जी। तो आप खास तौर पर वहाँ से दिल्ली आई? जी बिल्कुल। दिल्ली तो नहीं, पर पहले मैं मुंबई गई थी। तो हुआ ये कि आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन देहरादून।
Then we shifted to Meerut, and after that I gave Hajj committee's exam. वो हज कमेटी जो है वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवाते हैं, और वो क्वालिफाई करने के बाद आई वेंट टू मुंबई फॉर 1 year. आई टुक कोचिंग फ्रॉम देयर. आई वॉज एबल टू क्वालिफाई माई GS, बट आई couldn't qualify my CSAT. After that I gave Jamia Millia RCA exam, and there from there I started focusing on state PCS, क्योंकि हाथ में कोई जॉब होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी उस समय पे. तो हरियाणा PCS का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, फिर यूपी PCS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, और यूके PCS क्वालिफाई किया. लेकिन ये है कि कुछ के रिज़ल्ट्स कैंसिल हो गए, फिर कुछ का इंटरव्यू नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया था सर पे. उसके बाद फिर मैं अतिया फाउंडेशन गई, वहाँ से मैंने अपना मेंस जो था UPSC का वो अच्छे से प्रिपेयर करके दिया, और फिर एट दी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आई केम टू ORN सर्वोकॉन फाउंडेशन, और वहाँ से मैंने अपना इंटरव्यू दिया. और आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपने कहा कि कुछ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे, तो वो किस तरह के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे, और वो क्या वर दे टू अर्ली इन लाइफ, पहले से चल रहे थे कि मतलब क्योंकि कोचिंग एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब हम UPSC में कदम रखते हैं. लेकिन आपने कुछ संस्थाओं का नाम बोला जो सपोर्ट करती हैं स्टूडेंट्स को, वो अच्छी बात है, लेकिन क्या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आप बताएंगी, क्योंकि ऐसे बहुत स्टूडेंट्स हैं तो करना तो चाहते हैं UPSC, अफसर बनना चाहते हैं, लेकिन बाधा आ जाती है अगर आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो तो. ये फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट की जो मैं बात करूँ, ये शुरू से ही था, क्योंकि माय फादर वाज इन ग्रुप D, तो उनकी इतनी सैलरी नहीं होती थी कि वो हमें एक अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएँ और घर की सारी जिम्मेदारियां निभा पाएँ. इसके अलावा मेरे पापा के अनमैरिड 8 बहन भाई और थे, तो उनकी जिम्मेदारी भी उनके सर पे थी. तो शुरू ऐसा हुआ कि 12वीं कक्षा में आकर, क्योंकि मार्क्स अच्छे थे तो मुझे इंजीनियरिंग की सीट मिल गई थी, मगर मैं जा नहीं पाई क्योंकि वहाँ के हॉस्टल चार्जेस बहुत ज़्यादा थे. और उसके बाद फिर नॉर्मल केंद्रीय विद्यालय जो एक सरकारी स्कूल है, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई की, केंद्रीय विद्यालय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून. फिर नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज DBS PG कॉलेज से मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया. और उसके बाद जब रिटायरमेंट हो गया तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि फिर मेरी बहन को आगे कॉलेज भी भेजना था और घर की सारी जिम्मेदारियां भी निभानी थी, और मुझे नहीं लगता कि 15-20 हज़ार में आप ये सारा काम कर सकते हैं. तो वो कोचिंग का खर्चा तो हम लोग बिल्कुल नहीं उठा सकते थे, और कुछ इतनी खास सेविंग्स भी नहीं थी हमारे पास. और क्योंकि लोग बोलते हैं कि लड़कियां हैं तो आगे बचा के रखो पैसा, तो वो भी एक टेंशन था पापा के सर के ऊपर. और वो चीज़ जो थी उसने मुझे बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि अंदर से झिझोड़ के रख दिया था. और ये चीज़ पीक पे तब पहुँची जब मेरा चौथा अटेम्प्ट था, और मैं अपना प्रीलिम्स देने गई थी व्हेन माय फादर वाज इन ICU बिकॉज ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर. तो दैट वाज ड्यूरिंग योर फोर्थ अटेम्प्ट? यस. और उसी दौरान ये हुआ कि जब मैंने अपना प्रीलिम्स दे दिया, प्रीलिम्स की मेरी तैयारी नहीं थी, मैं बहुत ज़्यादा रोती थी उस टाइम पे. और उसके बाद फिर पापा जो थे वो ICU में थे, तो मुझे मेरठ जाना पड़ता था, फिर वापस आना पड़ता था, तो मेंस की आंसर राइटिंग भी मैं ठीक से नहीं कर पा रही थी. तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस समय आ गई थी, एंड आई वॉज टोटली इनटू डिप्रेशन एट दैट टाइम. मुझे लगता था कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी कुछ भी ना कर पाऊँ. और टू जस्ट लोगों को बताने के लिए कि ये जो फोर्थ अटेम्प्ट था, यही आपका लास्ट अटेम्प्ट था जिसमें आपने क्लियर किया है UPSC? नहीं, ये मेरे हमें 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं, और ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था. आई मीन कि जो आपका चौथा अटेम्प्ट था उसी में आपने UPSC क्लियर किया. तो ये वही अटेम्प्ट था जब आप काफ़ी चीज़ों से गुजर रही थी. जी. और फिर वही हो गया कि मेंस के दौरान तक यही सब होता रहा. और मुझे अभी भी एक इंसिडेंट याद है कि मेरा मेंस में एक क्वेश्चन जो था वो थोड़ा सा मुझे दिख नहीं पाया था, तो शायद छूट गया था, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रोई थी. मैं पूरे मेट्रो में रोते आई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद इस क्वेश्चन की वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होगा. और मैं उस समय इतनी ज़्यादा दुखी थी कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं अपनी फैमिली से बात कर पाऊँ और उनको बता पाऊँ कि मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया और मेरा शायद सिलेक्शन ना हो. तो ये पूरा फेज जो था, एक सवाल अगर गलत हो जाए तो इतना डर लगता है कि कहीं पास ही ना हो. ऐसा था कि मैं अपने आप को ये प्रिपेयर करके गई थी कि क्वेश्चन पेपर चाहे कैसा भी आए, आई हैव टू अटेम्प्ट इट, बिकॉज एक नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है. और मेरे लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि मेंस के मार्क्स बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और उसके बाद ही आपका इंटरव्यू कॉल आता है. तो मैं बस ये सोचती थी कि मुझे किसी भी तरीके से पेपर करके आना है और इंटरव्यू कॉल लाना है, क्योंकि शायद ही मेरा आखिरी मौका हो सकता है कभी भी सिविल सर्विसेज क्रैक करने का. इससे पहले मैंने यूपी PCS का इंटरव्यू दिया था, वहाँ से मुझे बहुत उम्मीदें थी, पर जब लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया तो आई नो माई फैमिली वॉज क्राइंग होल नाइट.
तो उसके बाद ये जो एक मौका था ये मैं खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब ये 3 अटेम्प्ट्स हो गए, क्योंकि हम काफ़ी स्टूडेंट्स का सुनते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट जो है उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फर्स्ट में ही हो जाए, तो ये जब 3 अटेम्प्ट्स बीत गए, चौथे अटेम्प्ट के लिए आप बैठ रही थी, इस बीच माता पिता ने ये नहीं कहा कि अब बस ये आखिरी मान के चलो, या अब हम और नहीं कर पाएंगे सपोर्ट, ऐसा कभी था, या फिर पेरेंट्स का रोल पूरी तरीके से था? पेरेंट्स मेरी बैकबोन हमेशा रहे हैं, और हम लोगों की फैमिली की प्यारी बात यही है कि नो मैटर हम लोग कितने ज़्यादा इकोनॉमिक कॉन्स्ट्रेंट से गुजर रहे हो या कितनी तकलीफ़ों से गुजर रहे हो, हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। और मेरी बहन मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो हमेशा मुझसे बात करती थी और मुझे मोटिवेट करती थी। मेरी मम्मी नो मैटर कितनी भी बुरी सिचुएशन घर में फेस कर रही है, वो मुझे हमेशा ये बोलती थी कि घर में सब ठीक है और तुम बस पढ़ाई करो। और फाइनेंशियल बर्डन जो था वो मैंने एक टाइम के बाद घर से पैसे लेने बंद कर दिए थे, क्योंकि मुझे पता था वो लोग भी बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर रहे हैं चीज़ों को। तो उस समय पे मेरे पास कुछ ही चीज़ें थी, जैसे या तो ट्यूशन्स पढ़ा दूँ या फिर थोड़ा बहुत सपोर्ट जो है वो कहीं और से किसी एनजीओ से ले लूँ। तो इसी तरीके से, और बहुत ज़्यादा खर्चे भी कट करने पड़ते थे। बिल्कुल कुछ नहीं, और हर चीज़ जो है वो बस अपने आप करनी है, और बिल्कुल मिनिमाइज़ कर दो हर चीज़, सोशल कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। तो फैमिली बहुत बड़ा मेरा सपोर्ट रही है पूरी जर्नी में। आपने बताया कि प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, और उसके बाद जब इंटरव्यू की बारी आई, तो इंटरव्यू में क्या कुछ हुआ? अ, सबसे पहले तो मैं दिलचस्पी लोगों को इस बात की होती है कि सवाल क्या पूछे गए, और क्योंकि आप मॉडल, एक्टिंग, थिएटर करके आ रही थी, क्या वहाँ से भी सवाल आपसे पूछे गए? क्योंकि मैंने ये चीज़ अपने ड्राफ्ट में मेंशन की थी अपनी हॉबीज़ में, तो बिल्कुल वहाँ से क्वेश्चंस आना बिल्कुल लाजमी था, और काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो वहाँ से पूछे भी गए। बट उनका जो मेन फोकस था वो था मेरी पर्सनालिटी जानने की तरफ। तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और उस फील्ड को बहुत ज़्यादा लिंक किया मेरे इंटरव्यू में। और स्टार्टिंग जो थी क्वेश्चंस की वो एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन से ही हुई, फिर वो लोग गवर्नेंस पे शिफ्ट हुए, देन दे शिफ्टेड टू माय हॉबीज़। और हॉबीज़ में उन्होंने मुझसे जो सवालात पूछे, उनमें से एक सवाल ये था कि जो भी एक्टिंग होती है या मॉडलिंग होती है, हाउ इट इज़ यूज़फुल इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑल। फिर इसके अलावा देन सोशियोलॉजी जो मेरा ऑप्शनल है उस पे काफ़ी सारे सवालात पूछे लेकिन गए। उसका आपने फिर जवाब क्या दिया कि एक्टिंग और उसका इससे कैसे लिंक एस्टैब्लिश किया? मेरा ये था कि मेजरली जो स्ट्रीट प्लेस होते हैं वो सोशल कॉन्शियसनेस के लिए काम करते हैं। तो फिर उन लोगों ने बोला कि ये तो ऑनलाइन के थ्रू भी हम, ऑनलाइन साइट्स के थ्रू भी हम कर सकते हैं। बट आई सेड कि व्हेन यू आर डूइंग एन एक्टिंग टुवर्ड्स पीपल, और या अवेयरनेस के लिए आप कर रहे हैं, तो इट जनरेट्स अ टू वे कम्युनिकेशन, और वहाँ पे लोग आपसे सवालात भी कर सकते हैं। एंड व्हेन पीपल सी यू यू नो पोर्ट्रेइंग समथिंग लाइक दिस, तो वो उनका इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा आ जाता है। साथ में अगर वो एंटरटेन भी हो रहे हैं तो वो जो मैसेज आप उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी लॉन्ग लास्टिंग उनके दिमाग में रहता है। तो इस तरीके से मैंने कुछ सवालात को हैंडल किया। अच्छा, थोड़ा सा रिवाइंड में जाएंगे। जब मॉडल और एक्टिंग का आपने बताया कि आप यू वर इनटू थिएटर एंड एवरीथिंग, तो तब आपने कहा कि मैंने 2 साल उसके लिए प्रिपरेशन किया, लेकिन उसके बाद जब हाइट वाला वो जो एक रोड़ा आ गया बीच में, तब कैसा फेज था आपके लिए? क्योंकि भले ही हम यहाँ पर यूपीएससी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक स्टूडेंट कैन बी एनीथिंग, तो वो जब लो फेज आया तो हाउ वाज इट फॉर यू? और इसके साथ साथ जो 3 बार अटेम्प्ट जो था वो भी आपका चौथी बार में पास हो पाया, तो वो जो लो फेज रहा, जब जब भी रहा, कैसा था उस वक्त? उस वक्त अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखते थे? मोटिवेशन ज़ीरो था उस वक्त, मैं आपको बहुत जेन्युइनली ये चीज़ बता रही हूँ। और मैं ये बोलूँगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको अपने आप वो मोटिवेशन आता है आप जब ये चीज़ें देखते हैं। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता था, और मुझे अपनी वर्थ ज़ीरो लगती थी। अब मुझे याद है जब मैं ऑडिशन नहीं दे पाई थी उस दिन, आई वॉज टोटली डेवेस्टेटेड। मैं अपने घर पे भी कुछ नहीं बता सकती थी, और मैं चुपचाप अपने रूम में आके बैठ गई थी। एंड आई वॉज सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ कि अब मैं आगे क्या कर सकती हूँ। तो उसके आगे मुझे सिर्फ एक मौका मिला कि आप नेशनल थिएटर के लिए परफॉर्म करो। वी वेंट टू कोलकाता, वी परफॉर्म देयर, वी केम बैक। और उसके बाद बहुत बड़ा जो बर्डन था वो मेरे सर पे था कि आप घर की बड़ी बेटी हैं तो आपको जल्दी से जल्दी कोई नौकरी लेनी पड़ेगी। तो मैं उस हालात में नहीं थी, क्योंकि पढ़ाई से टच टूट गया था कि मैं दोबारा पढ़ाई की तरफ जा सकूं। तो दोबारा पढ़ाई को कैच करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी।
और उसके बाद फिर हर मेरी ज़िंदगी जो है बहुत सारे फेलियर से भरी हुई रही है। मॉडलिंग ट्राई किया, नहीं हुआ। उसके बाद थिएटर में भी कुछ इतना अच्छा मुकाम नहीं हासिल किया। आई वॉज़ डूइंग फ्यू मूवीज़ ऑल्सो, बट वहाँ पे भी कुछ अड़चनें आ गई और मैं आगे नहीं जा पाई वहाँ पे। और उसके बाद फिर यूपीएससी में आना, फिर पढ़ाई शुरू करना, और हर दिन एक डिप्रेस्ड दिन मुझे लगता था। उसमें भी फिर आप 3-4 साल अपने झोंक दें और फिर भी आपका कुछ नहीं हो रहा है। तो वो फ़ेज़ जो था वो बहुत ही मुझे अंदर से एक तरीके से मैं उसे बयान नहीं कर सकती वर्ड्स सेल्फ में। डाउट। सेल्फ डाउट तो बहुत ज़्यादा था। वो रिज़ल्ट के एक मिनट पहले तक भी था कि नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है कि कई बार आपको शायद अपने पे भरोसा हो, पर आपको लगने लगता है कि किस्मत आपके साथ नहीं है और अब नहीं हो सकता कुछ। तो ये पूरा फ़ेज़ जो था वो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। लेकिन ऐसे कई, मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट्स होंगे जो इस फेज से गुजर रहे होंगे, और जैसे आपने कहा कि लोग कहते हैं कि आ जाएगी अपने आप मोटिवेशन, या ये वीडियोस देखो, ये करो, वो करो। लेकिन क्या कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन है इस चीज़ का कि जब आप लो फेज से गुजर रहे हैं और आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, जैसे, और एक चीज़ और, क्या आपको ये लगता है कि अब ये सोच के व्हेन यू लुक बैक कि मॉडलिंग और एक्टिंग दैट डिडंट वर्क आउट बिकॉज समथिंग बेटर वाज इन स्टोर फॉर मी, दैट आई डिजर्व मोर प्रोबेबली? आपने बिल्कुल सही बोला, मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगता है और ये मुझे कुछ दिन पहले से ही लगना शुरू हुआ है। उससे पहले मुझे यही लगता था कि शायद कुछ भी मेरे लिए काम नहीं करेगा। मैंने बहुत हार्ड वर्क किया इस फ़ील्ड के लिए, और यूपीएससी में तो आई गेस अ, चश्मे का नंबर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, और बहुत नोट्स बनाए, बहुत मेहनत की, बहुत याद किया, बहुत रटी चीज़ें, और तब जाके मेरा कोई रैंक आया। मतलब मुझे नहीं लगता था कि कभी आ पाएगा। जो कांस्टेंट सोर्स ऑफ थोड़ा बहुत मुझे मोटिवेशन जो चीज़ देती थी वो थी मेरी कंडीशन। मैं अपने घर जाती थी तो मैं देखती थी कि माय फैमिली इज़ नॉट हैप्पी, माय सिस्टर इज़ सफरिंग फ्रॉम एंजाइटी एंड डिप्रेशन, शी कैन नॉट गो आउट, और इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसे कहीं घुमा पाऊँ या कहीं ले ले जा पाऊँ। माय मदर इज़ अगेन अ बीपी पेशेंट, एंड उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, हेल्थ इश्यूज़ हैं। और माय फादर ही इज़ अगेन सफरिंग फ्रॉम न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़। तो उनका बाहर जाना बस एक ही रीज़न के लिए होता था, वो था हॉस्पिटल जाने के लिए। तो मुझे ये था कि शायद अपनी फैमिली के लिए कभी कुछ अच्छा मैं ज़िंदगी में कर पाऊँ। तो वो एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ, मैं उसे मोटिवेशन नहीं बोलूँगी, बट एक जो धक्का मुझे प्रोवाइड करती थी चीज़ कि कुछ कर लो यार, पढ़ लो थोड़ा, तो कुछ हो जाएगा। और फिर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम लोग पब्लिक सेवा के लिए ये सब वो चीज़ भी थी अंदर, पर जो मेन सोर्स था वो ये था कि आई हैव टू डू गुड फॉर समथिंग फॉर माय फैमिली। और एक टाइम तो ऐसा था जब आई गेस माय सिस्टर वाज़ हंग्री ऑल द टाइम, माय मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, और घर में हमारे इतने सारे रिलेटिव्स थे, नोबडी इवन आस्क्ड हर फॉर द फूड। तो वो टाइम ऐसा था कि आई डिडंट नो कि मैं उसे कैसे बयाँ करूँ, बट मुझे अंदर ही अंदर वो चीज़ बहुत ज़्यादा दुःख पहुँचाती थी कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग फॉर माय सिस्टर, फॉर माय फैमिली, एंड फॉर अदर पीपल हू आर अराउंड मी। तो उस चीज़ ने हमेशा मुझे धक्का दिया कि प्लीज़ पढ़ लो, प्लीज़ पढ़ लो, कुछ तो हो ही जाएगा। जो आपने भी इंसिडेंट बताया, यू मीन कि पीपल, आपकी बहन जो थी, शी वाज स्टार्विंग? Yes, she was starving because she was not well, and I was studying. मैं मेरठ नहीं जा पाई थी उस ड्यूरेशन में because I was having my और घर test. पर भी आपने बताया कि माता पिता भी? मेरे पापा एडमिट थे, और मेरी माता जो थी वो उनसे मिलने के लिए गई थी वहाँ पे। शी वॉज़ नॉट वेल, शी वॉज़ स्टार्विंग, एंड नोबडी इवन कॉल्ड हर, कुछ नहीं हुआ। हमें ये लगता था कि हम मेरठ आ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए सॉल्व हो जाएंगी। पापा का ये था कि बिकॉज माई मदर एंड फादर दे गॉट मैरिड वेरी लेट, तो हम लोग बहुत छोटे थे उस हिसाब से, एंड माई मदर फादर आर वेरी एल्डर। तो उनको ये लगता था कि हमारे बाद इन बच्चियों को देखने वाला कोई हो, पर उस वक़्त कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे आपने रिलेटिव्स की बात की, अब लगता है कि जवाब दे दिया उन सबको मैंने? मेरा पर्पस कभी नहीं था किसी को जवाब देने का, और बस ये था कि
कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे मम्मी पापा का सोशल स्टेटस भी और इकोनॉमिक स्टेटस भी थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि वो खड़े हो सके कहीं पे और प्राउडली बोल सके कि ये मेरी बेटी है और इसने कुछ किया है ज़िंदगी में। क्योंकि अभी तक सबको यही लगता था कि आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, नो मैटर मैं कितना भी हार्ड वर्क कर रही थी, सबको ऐसा लग रहा था कि आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम और एक ऐसी चीज़ की तरफ भाग रही हूँ जो शायद मुझे कभी मिल भी ना पाए। सब लोग बोलते थे कि जस्ट सी द कॉम्पिटिशन अराउंड यू, अब तो आईआईटियंस आ रहे हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स आ रहे हैं और यू आर समवन जिसका पढ़ाई से बहुत समय तक टच भी नहीं था। तो वो चीज़ एक थी कि मुझे नहीं लगता था मेरा होगा। और बिल्कुल जैसा आपने बोला कि जवाब दे दिया, तो मैं ये नहीं बोलूँगी मैंने जवाब दे दिया, बट कहीं न कहीं अपने मम्मी-पापा को प्राउड फ़ील करवा दिया। जी। और मतलब बहुत स्टूडेंट्स के लिए ये मोटिवेशन की बात है। मुझे मतलब बहुत अलग फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी हमने बात की कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहे, घर में कोई बीमार हो तो, और माता पिता बीमार हो तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कोप अप एंड, और पढ़ाई तो आप कर ही नहीं सकते। यू कैनॉट इमेजिन कि आप पढ़ सकें उस स्थिति में। वो स्थिति ऐसी थी कि उस समय मैं सिर्फ़ अपने आप को, अपने आँसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश करती थी। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट एंड आई जेन्युइनली वांट टू थैंक दैट पर्सन। हम लोगों की एक मीटिंग हुई थी अतिया फाउंडेशन में और साहिल सर हमसे मिलने के लिए आए एंड समहाउ उन्होंने मेरा फेस जो था वो देख लिया एंड उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और बोला बेटा प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने उन्हें कुछ ठीक से बता तो नहीं पाई, बट मैं बहुत ज़्यादा रोने लगी वहाँ पे। तो सर ने मुझे बोला कि बेटा जस्ट कंसिडर मी एज़ योर फादर और तुम्हें जो भी इश्यू हो तुम मुझको बोलो वो चीज़। तो वो सर का बोलना ही मेरे लिए ऐसा था कि मुझे आज तक कभी किसी ने किसी तरीके का सहारा नहीं दिया और सिर्फ़ मेरी फैमिली है जो हमेशा मेरे साथ रही है। और उसके अलावा चाहे दोस्त हो या कोई हो, बहुत कम पीरियड के लिए सब लोग साथ देते हैं और फिर सबकी लाइफ़ में बहुत कुछ चल रहा होता है। तो ऐसा कभी किसी ने प्यार से अपना हाथ नहीं बढ़ाया मेरी तरफ या किसी ने सर पे कभी हाथ नहीं रखा कि बेटा यू नो वी आर देयर विद यू एंड अदर थिंग्स। तो वो चीज़ जो थी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी थी। You know, life is hard, but I'm fine, people I'm like fine. you make, मतलब I guess this set a very nice example for women out there and people having financial constraints, and you're strong and you know, अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, you've made a mark. That's true. And there's a lot जो आगे आने वाला है, मतलब सोशल सर्विस जो आप कहते हैं कि थिएटर से शुरुआत उसकी हुई और अब आप देश के लिए काम करने वाली हैं, अफसर बनने वाली हैं। जी, जी, वो ये बहुत ही प्राउड की कहीं न कहीं बात है, बट आई जेन्युइनली वांट टू थैंक अतिया आंटी एंड साहिल सर। दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव टू मी, एटलीस्ट मेरी मेंस की जर्नी में उन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया है। आई रिमेंबर अतिया आंटी तो मुझको हॉस्पिटल भी लेकर गई थी व्हेन आई वाज़ नॉट वेल। सो आई जेन्युइनली वांट टू थैंक दोज़ पीपल। अच्छा तस्कीन, आपने 2 से 3 बार मेंशन किया एक वर्ड डिप्रेशन, जो एक बहुत बड़ा शब्द माना जाता है। मतलब अगर कोई कह रहा है कि दे आर अंडरगोइंग डिप्रेशन, देन दे बेटर बी टेकन सीरियसली। तो तब आपको किसी ने सीरियसली लिया जब आपने कहा कि मुझे बहुत डिप्रेस्ड फील हो रहा है? हुआ ये कि ये पीरियड जो शुरू हुआ वो हुआ था इस 2022 के वर्ष से ही, और मुझे बस ये लगता था जो सेल्फ डाउट होता है आपके ऊपर वो बहुत ज़्यादा हो गया था। और मैं पूरे प्रीलिम्स के दौरान मुझे याद है मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, मैं सिर्फ रोती थी और मुझे नहीं पता था व्हाई आई एम क्राइंग, बट ये था कि आई वाज कॉन्टिन्यूसली क्राइंग। और उसी हालात में मैंने अपना प्रीलिम्स दिया और कहीं ना कहीं वो हो गया। लेकिन उसके बाद वाला जो फेज़ था वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड था मेरे लिए, बिकॉज़ आपको पता नहीं होता है आप क्या कर रहे हैं। समटाइम्स यू स्क्रीम, समटाइम्स यू क्राई एंड समटाइम्स यू जस्ट आपको कोई रीज़न नहीं होता है। मान लो खाना अच्छा नहीं लग रहा है एंड यू स्टार्ट क्राइंग, पढ़ाई नहीं हो रही है, यू स्टार्ट क्राइंग। तो वो एक फ़ेज़ था जो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए। बट मैं ये बोलूँगी कि शायद अतिया आंटी ने मेरी उस समय काफ़ी हेल्प की, लेकिन और किसी ने मुझे सीरियसली नहीं लिया उस समय पे। और सबको यही लगता था कि शी इज़ जस्ट लाइक कि इसको पढ़ना नहीं है तो शी इज़ डूइंग दिस। आई वुड से कि आई वाज़ नॉट इन माई सेंसेस और मैं बस ये सोच रही थी कि ये फ़ेज़ किसी तरीके से गुजर जाए, ठीक है। और उस समय पे माई फादर वॉज नॉट वेल एंड आई वॉज कॉन्टीन्यूसली कॉलिंग माई होम एंड नो वन वॉज पिकिंग अप माई कॉल। तो मैं डर गई कि पता नहीं क्या हो गया है घर पे। आई कॉल्ड ऑन माई मदर नंबर, माई फादर नंबर, मेरी बहन के नंबर पे कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था।
और उस समय पे 24 जनवरी की वो रात थी और मेरा इंटरव्यू बहुत करीब था। तो उस समय मैंने वहाँ पे कुछ लोगों को बताया, मेरे आसपास भी बहुत सारे लोग थे उस समय पे, मगर बहुत ही ऑपोजिट रिएक्शन जो था वो उन लोगों से मुझे देखने को मिला। उन लोगों ने मेरी कंप्लेन कर दी जाके और बोला कि सर इसकी वजह से हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, जस्ट बिकॉज शी इज़ मेकिंग नॉइसेस, शी इज़ क्राइंग, तो हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए हैं इससे, तो हम लोग इसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे, ये चीज़ उन्होंने बोली। और ये नेक्स्ट डे मुझे जब चीज़ पता लगी तो मैं बहुत ही ज़्यादा टूट गई थी अंदर से कि मैंने कुछ जानबूझ के नहीं किया। ये कोई ऐसी चीज़ है जो मुझसे, जिस पे मेरा कंट्रोल नहीं है, और लोगों ने उसका इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया। और वो एक ऐसा टाइम था जब मुझे शायद एक रहने की जगह की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उस समय आई एम वेरी थैंकफुल टू सर्वोकॉन फाउंडेशन कि मैंने उन्हें रात के 10 बजे कॉल किया और बोला सर मुझे जगह चाहिए रहने के लिए, प्लीज़ दे दीजिए। और सर ने मुझे फिर वहाँ पे बोला कि ठीक है बेटा आप आ जाओ। तो बहुत ही बुरा रिएक्शन जो है वो लोगों से आपको उस समय पे देखने को मिलता है। लेकिन जहाँ बुरे लोग मिले वहाँ अच्छे भी मिले, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई एम वेरी मच थैंकफुल टू फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु हैव ऑलवेज स्टूड विद मी, एंड फ्यू ऑफ माई टीचर्स जिन्होंने मेरा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। तो बिल्कुल बुरे लोग जहाँ मिलते हैं तो अच्छे भले ही थोड़े हों, लेकिन उन थोड़े ही अच्छे होने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे कहीं ना कहीं हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और आपने बोली, आपने कहा कि, और आपसे बहुत लोग रिलेट करेंगे, आपने कहा कि मैं थ्रू आउट द जर्नी, यूपीएससी रहा हो, एक्टिंग, मॉडलिंग, मैंने मेहनत तो की लेकिन मुझे लगता था किस्मत मेरा साथ नहीं देगी। और आपने कहा कि रिजल्ट के 1 मिनट पहले तक भी मुझे लगता था कि मेरी किस्मत जो है आज मुझे हरा देगी। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, और मैं ऐसा ही समझती थी कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, क्योंकि जब मैं मॉडलिंग में थी तो मैंने हमेशा ऐसा सोचा कि व्हाट अदर पीपल आर डूइंग आई हैव टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए वहाँ पे। तो जहाँ सब लोग 6 इंचेस पे वॉक करते थे, 5 इंचेस पे वॉक करते थे, आई डिसाइडेड टू वॉक ऑन 7 इंचेस एंड आई विल वॉक ऑन दैट। और मैं मेक श्योर करूँगी कि एवरीथिंग, माई पॉस्चर इज़ राइट, माई थिंग्स आर राइट, वट एवर आई एम सेइंग इज़ राइट। बट वहाँ पे नहीं हुई चीज़ें उस तरीके से। फिर यहाँ पे जब यूपीएससी में आई तो किताबें पढ़ी, नोट्स बनाए, जितना रट सकती थी मैं रटी, क्योंकि मैं समझने में उतनी तेज़ नहीं हूँ, मैं बहुत ऑनेस्टली ये चीज़ बोल रही हूँ। और बहुत बाद में मुझे चीज़ें समझ में आनी शुरू हुई। तो पहले मैं सिर्फ रटती थी, अपनी कॉपी अपने आगे रख के बस हिल हिल के रटती रहती थी। आसपास नोट्स चिपकाती थी यहाँ पे कि बस इसे याद करना है, इसे याद करना है, इसे याद करना है। तो वो हार्डवर्क बहुत ज़्यादा था। और तब ऐसा होता था कि 2 घंटे सो रहे, 3 घंटे सो रहे, बैक पेन हो रहा है, कुछ दिख नहीं पा रहा है। और उस समय के बाद भी फिर कुछ हाथ में नहीं आ रहा था। तो ऐसा लग रहा था कि अब नहीं हो सकता है कुछ। और मुझे अभी भी याद है भैया वहाँ पे बैठे हुए थे एंड उन्होंने मेरा रिजल्ट चेक किया और उन्होंने मुझे बताया नहीं 1-2 मिनट तक कि तुम्हारा हो गया है। क्योंकि शायद उनको यकीन नहीं होगा या मुझे वो यकीन कराने में असफल समझ रहे होंगे अपने आप को। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझे बड़ी शालीनता से बताया कि है नाम लिस्ट में। तो वो एक मोमेंट ऐसा था जब मुझे शायद पहली बार ज़िंदगी में एहसास हुआ कि रिलैक्स होना क्या होता है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मतलब तब शांति पड़ गई, किस्मत ने भी साथ दिया और मेहनत तो है ही है। जी जी बिल्कुल, सब लोग बोल रहे थे कि यू डिज़र्व बेटर, यू डिज़र्व बेटर, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि आई एम देयर। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे भी न जाने कितनी ज़्यादा मेहनत कितनी सालों से कर रहे हैं पर नहीं हो पाता है। तो मेरे लिए ये न जाने, मुझे लगता है दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है जो मुझे अभी मिली है, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। जी, और आपके नाम का मतलब भी यही है? जी जी, सेटिस्फैक्शन इज़ द नेम, इज़ द मीनिंग ऑफ तस्कीन। अच्छा, और माता पिता के लिए कैसा था? क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत चीज़ों से गुजर चुके, बीमार भी रहे, बहुत चीज़, फाइनेंशियल कंडीशन आपने बताई, वो मोमेंट उनके लिए कैसा था? मैं अपनी बहन, मम्मी और पापा तीनों का रिएक्शन अलग अलग बताऊंगी। मेरी बहन का आधे घंटे पहले कॉल आया और बोलती है कि इस बार होगा या नहीं होगा, मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, मैंने बोला कि नहीं लग रहा है होगा। फिर मेरी मम्मी ने बहुत ज़्यादा मुझे हौसला दिया। तो जब मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बताई ये चीज़, तो मेरी बहन बोलती है हो गया है ना पक्का। तो फिर उसमें भी थोड़ा वो एक्टिंग वाला चीज़ है, तो बोलती ठीक है अब मैं चिल्लाती हूँ। तो फिर वो चिल्लाई बहुत तेज़ करके। तो पहले उसने मुझे बताया मैं चिल्ला रही हूँ, फिर वो चिल्लाई। फिर मम्मी खुशी के मारे उनकी बोलती बंद हो गई। तो शी वॉज़ लाइक
मेरी बहन बता रही थी कि फॉर फ्यू आवर्स शी वाज नॉट एबल टू स्पीक एनीथिंग, एंड माय फादर ही वाज नॉट वेल, एंड वो भी काफ़ी खुश हुए क्योंकि अचानक से घर पे आर-जार बढ़ गई और सब लोगों के फ़ोन्स आने लग गए। बट स्टिल माय फादर इज़ नॉट वेल एंड आई एम होपफुल कि अब शायद वो मैं उनका बेहतर इलाज करा पाऊँगी। आगे अगर हम देखें फॉरवर्ड लुकिंग, क्या बदलाव आप लाना चाहती? बदलाव की बहुत सारी सीढ़ियाँ होती हैं और मैंने यही सोचा है कि whatever service I'm going to get, first of all I'll do my training with all my compassion and with all my hard work, और मैं यही कोशिश करूँगी कि जो भी सर्विस मुझे मिलती है मैं जाऊँ और वहाँ पे पूरी निष्ठा से कार्य करूँ। और फ़िलहाल मुझे नहीं पता है कि मुझे किस तरीके की सर्विस मिलने वाली है, मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी। तो जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के, उस जगह के जो भी कार्य होंगे, जो भी मुश्किलात होंगी लोगों की, मैं उसे पूरे तरीके से हल करने की कोशिश करूँगी। और यही कोशिश करूँगी कि जो प्रॉब्लम्स शायद मैंने सही हैं या मैंने लोगों को सहते हुए देखा है, मैं और लोगों को उससे ना ही लोग उसे फेस लेकिन करें। लबासना जाने का मौका मिलेगा आपको? अभी तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मुझे नहीं पता है मुझे कौन-सी सर्विस मिलेगी, बट अगर मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊँगी। बिकॉज़ इट इज़ अ ड्रीम फॉर मेनी पीपल। ट्रू इट इज़। अच्छा तस्कीन, इंटरव्यू को लेकर जैसे मैंने कहा दिलचस्पी बहुत रहती है, लोग जानना चाहते हैं कि अंदर क्या होता है। एक बार अगर आप व्यूवर्स को और ख़ासतौर पर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं, उन्हें बता पाएँ कि अंदर जाने से पहले का माहौल कैसा होता है? अपने इंटरव्यू के दौरान आई वाज़ द लास्ट वन टू गो, तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस तो हो ही रही थी, साथ में अपने आप को महसूस करवा रही थी कि सब मैंने प्रिपेयर किया हुआ है। सबसे ज़्यादा जो नर्वस करने वाला फ़ेज़ होता है वो होता है जब आप बोर्ड के अंदर जाने वाले होते हैं और आप बाहर सीट पे बैठ के वेट कर रहे होते हैं। उस समय आपको लगता है कि आपका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, और उस समय आई नो आई वाज़ शिवरिंग। फिर आप एंटर करते हैं वहाँ पे, तो यू शेप में मेंबर्स बैठे हुए थे और उनसे बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगता है जब आप अंदर होते हैं। तो कभी-कभी वो थोड़ा भी ग्रिल भी करते हैं आपको, पर दे आर देयर टू सपोर्ट यू, एंड बहुत ही आराम से मेरा इंटरव्यू हो गया था पूरा। बट देयर इज़ नो, जैसा कहा जाता है कि एकदम थर्ड डिग्री या कुछ डराएँगे, और वैसा कुछ नहीं था माहौल? मुझे पर्सनली तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। आई गेस यूपीएससी जो है उसका जो मोटो है वो ये है कि वो एक ऐसे बच्चे ले वहाँ पे या ऐसे एस्पिरेंट्स लें जो कि अपने आप को स्टेबल रख सकते हैं, काम रख सकते हैं, और मेरी पर्सनालिटी वैसे थोड़ी सी काम है, तो वो वही चीज़ पेशेंस ही आपकी टेस्ट करते हैं वहाँ पे, और वो बहुत प्यार से उस चीज़ को टेस्ट करते हैं और थोड़ा-सा कभी-कभी ग्रिल कर देते हैं। पर ये हम पे होता है कि हम उसे कैसे हैंडल करें। जैसे अगर मुझे कोई प्रश्न नहीं आ रहा था, तो मैं बहुत शालीनता से उन्हें बोल दे रही थी कि सॉरी सर मुझे ये नहीं आता है। तो वो फिर वहीं से वो चीज़ जो है वो डिसकंटिन्यू हो जा रही थी। तो ये ऐसे कौन से सवाल थे जहाँ आपको बोलना पड़ा कि आई विल रीड अबाउट इट? ऐसा कोई सवाल तो नहीं था, पर एक सवाल था, उन्होंने मुझसे एक फ़िल्म के बारे में पूछा क्योंकि मेरी वन ऑफ़ द हॉबी थी टू वॉच थ्रिलर मूवीज़। तो एक कला करके कोई फ़िल्म आई थी, पर उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने देखी है ये फ़िल्म? तो मैंने बोला नहीं सर मैंने नहीं देखी। तो शायद वो उतने ज़्यादा उन्हें लगा शायद मैं झूठ बोल रही हूँ ताकि मैं क्वेश्चंस को अवॉइड कर सकूँ। अच्छा। तो उन्होंने आगे फिर मुझसे पूछा कि इट्स अ वेरी गुड मूवी एंड तुमने नहीं देखी? तो मैंने बोला सॉरी सर मैंने नहीं देखी ये फ़िल्म। तो फिर वो सवाल जो था वो वहीं पे रुक गया और उसके बाद फिर दे शिफ्टेड टू अदर क्वेश्चंस। बट ऑल्सो वॉज देयर एनी फनी क्वेश्चन? ऐसा कुछ था जो आपको, जिससे लाइट माहौल बन गया हो वहाँ थोड़ा? फ़नी क्वेश्चन तो कोई नहीं था, पर एक कंपैशन वाला क्वेश्चन ज़रूर था, जो दे आस्क्ड मी ऑन बेगिंग कि व्हेन यू सी द बेगर्स अराउंड यू व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग डू यू गेट? तो ये एक सवाल था जो कि शायद मेरी पर्सनैलिटी को टेस्ट करने तो के लिए इसका था। क्या जवाब आपने दिया? इसका जवाब मैंने यही दिया था कि जब मैं मोमेंटरीली उनको देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं इनकी अभी मदद कर दूँ। लेकिन शायद ये सॉल्यूशन नहीं है। अभी हम उनकी मॉनेटरी हेल्प कर देंगे, उनको खाना दे देंगे, सब कर देंगे, बट व्हाट अबाउट टुमारो? तो हमारी गवर्नमेंट या कोई भी पॉलिसी मेकर्स जो हैं, उन्हें मेक श्योर करना चाहिए कि हम इनके लिए कोई लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस बनाएँ। और शेल्टर होम्स वगैरह भी दिल्ली में बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, और सर्दियों के टाइम पे भी इन लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। मगर कहीं न कहीं हमें एक स्टेप आगे जाने की इसमें ज़रूरत है। और कोई सवाल जो आप बताना चाहें
स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, कि इस लेवल के जो सवाल हैं वो पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चंस जनरली आपके डैफ पे बेस्ड होते हैं, करंट अफेयर्स पे बेस्ड होते हैं और आपके ऑप्शनल पे बेस्ड होते हैं। तो आप मेक श्योर करें कि आप ये 3 एरियाज़ अच्छे से प्रिपेयर करके जा और रहे हैं। आपका ऑप्शनल क्या था? मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। तो वहाँ से कोई सवाल पूछा गया आपसे? जी, जी, बिल्कुल वहाँ से सवाल पूछा गया। वहाँ से पूछा गया कि मेरा पसंदीदा थिंकर कौन-सा है, वो मुझे क्यों पसंद है और शायद पसंदीदा थिंकर जानने के बाद उन्हें पता चला कि मेरी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड है थोड़ी, क्योंकि मैंने रॉबर्ट किंग मर्टन का नाम लिया था, जिनकी थ्योरीज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिडल रेंज मानी जाती हैं। तो इस तरीके के सवाल वो पूछते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को जानने की कोशिश कितनी देर करते लगभग ये चला पूरा इंटरव्यू? हैं। 30 मिनट्स मेरा इंटरव्यू चला था। बहुत टेंस माहौल, क्योंकि मैं इमेजिन कर सकती हूँ अगर एक 10वीं के क्लास के बच्चे का वाई होता है तो वहाँ भी वो थोड़ा सा जिटरी हो जाता है, नर्वस हो जाता है। तो वहाँ जाके यूपीएससी के पैनल में जहाँ आपको पता है कि मतलब सारे लर्नड लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, चेयरमैन हैं एंड एवरीथिंग, तो वो प्रेशर उस टाइम फील होता है या फिर अंदर जाते ही थोड़ा ईज पे वो आपको फील कराते हैं? बहुत ऑनेस्टली मैं बोलूँगी कि बिल्कुल प्रेशर रहता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ कॉन्स्टेंटली चलती है कि ये मेरा फाइनल डे है, इससे मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन डिसाइड होने वाला है। तो उस वजह से प्रेशर होता है, पर यही है कि आप जितना हो सके खुद से ऑनेस्ट रहें और बोर्ड से भी ऑनेस्ट रहें, क्योंकि जितना आप ऑनेस्ट रहेंगे उतना बेहतर आपका इंटरव्यू होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक पर जुड़ने के लिए तस्कीन, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे सुने और एक दूसरे को भेजे भी सही कि यूपीएससी में जो हम स्टीरियोटाइप बना लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि कहानी वैसी ही हो हर किसी की। बहुत अलग अलग तबके से लोग यहाँ आते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, क्लियर करते हैं और बहुत कुछ सीखने को भी है तस्कीन यहाँ पर आपसे, जब लो फेज़ आता है तो क्या होता है क्या नहीं। लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ तक पर ये देखने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए। आप अगला किसे देखना चाहते हैं कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।